भाऊ से पूछना चाहूँगा कि क्या बीएमसी के चुनाव में राहुल गांधी को प्रचार करने के लिए बुलाया जाना चाहिए? नहीं, वो निर्भर होता है कि किसको जीतना है। ये अगर शिवसेना और कांग्रेस तय करेगी, उस पर रहेगा ना, राहुल गांधी को लाना है या नहीं लाना है। अब देखिए, हिमाचल नहीं गए तो कांग्रेस जीत गई, गुजरात गए तो बुरी तरह से हार गए। तो अगर बीजेपी को बड़ी तगड़ी संख्या से जिताना है तो राहुल गांधी को लाएंगे, जरूर लाएंगे। अगर कुछ बची है इज्जत वो और बचानी तय करेंगे तो ये करेंगे। और जो अभी ये बोल रहे थे ओमकार जी कि असहमति है, अरे अपने बाप की भी बेइज्जती की तो ये बोलते हैं असहमत है। देखिए, आज की इनकी सुषमा अंधारे नाम की एक बड़ी वक्ता है, प्रवक्ता है, जो राष्ट्र एनसीपी में थी, उन्होंने बाला साहब, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इनके बारे में इतने गंदे शब्दों में बकवास की है, उसके सब क्लिप अब बाहर आ रहे। उस पर एक शब्द नहीं बोलते, ना संजय राउत बोलते, ना आदित्य ठाकरे बोलते, ना उद्धव ठाकरे बोलते। तो जो यानी ये तो बूढ़े हो गए, बाला साहब, बाल ठाकरे तो बूढ़े हो गए, उनके हाथ में तलवार देकर क्या करोगे? ये तलवार हाथ में हैंडल भी कर सकते, ये लटपटा जाएंगे। ऐसी भाषा वो सुषमा अंधारे बोली है, वो सब क्लिप सामने आई है। और इन्होंने उसको अपनी पार्टी के नेता बना के रखा है और प्रबोधन यात्रा पर छोड़ दिया है। तो आप उस पर बातें नहीं करते, बातें नहीं करते का मतलब क्या होता है कि वो कहते हैं कि मैं उससे असहमत हूं। यानी खुद की पिता की बेइज्जती की, अपनी बेइज्जती की, अपने बेटे की बेइज्जती की, उसके बारे में भी बोलते असहमत है। उसका मतलब क्या होता है कि मैं बेशरम हूं। इससे ज्यादा हम कम से कम शब्दों में और क्या बोल सकते हैं? जिस महिला ने इसके पहले इतने गंदे शब्दों में, देखो विरोध करना एक बात होती है, लेकिन गंदे शब्दों में, हमारे यहाँ मुंबई में दही हंडी होती है तो शिवसेना उसके लिए आग्रही होती है। तो सुषमा स्वराज बोली, सुषमा अंधारे बोली थी कि हाँ हाँ कर लो, सबसे नीचे के स्तर पर तुम खड़े रहो और सबसे ऊपर तुम्हारे बेटे को भेज दो। किसको? आदित्य को। और ये सब अगर उस पर भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत चुप्पी साधते तो हमको पता चलता है, हम सहज समझ सकते हैं कि इनको सत्ता के सामने इज्जत भी नहीं है, अपनी इज्जत नहीं है। सावरकर जी की बात छोड़ो, उन्होंने तो 10 12 15 साल जेल में काटे हैं, शारीरिक यातनाएं देखी है उन्होंने। ये अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और आज कोई नहीं है इनके पास अच्छा भाषण करने वाला, तो उधारी के लोग लेकर आते हैं, जिन्होंने कल इनकी बेइज्जती की। तो उसमें कोई सावरकर के बारे में बोलेंगे या और किसी के बारे में, इनको कोई नहीं, बस सत्ता चाहिए। वो बार खोके 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 क्यों बोलते हैं? भैया उनको दे दिया, हमें क्यों नहीं दे दिए? इनकी तकरार आप समझ लो कि हमने जो 56 एमएलए होलसेल रेट में कहीं बेचे थे शरद पवार को, ये हमें बिना पूछे फिर से क्यों बेचे गए? अगर खोके आएंगे, पैसा आएगा तो हमारे पास आना चाहिए ना, वहां कैसे गया? इसकी तकरार है। देखो बाकी सब चुप हो गए, लेकिन आज भी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे बार खोके 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 क्यों बोल रहे? तो इनके लिए राजनीति पैसा आराम से जेब में डालने का। तो शायद उनको लगा होगा कि औरंगजेब भी एक तरीके की जेब है, उसकी जेब से हमारे जेब में आएगा, इसलिए औरंगजेब को रखेंगे कुछ पैसे। उनको जेब से मतलब है, वो खाली जेब हो, पतलून की जेब हो, कुर्ते की जेब हो, औरंगजेब हो, जेब से मतलब है। अगर औरंगजेब ये सबसे बड़ी जेब है तो मेरी पतलून को होनी चाहिए। इस ढंग से इनका सोचने का तरीका है। और देखिए, औरंगजेब का समर्थन अगर शरद पवार करते, सूफी संत, तो मान लो औरंग जो जेब होती है वो कितनी बड़ी जेब होगी। हाँ, शरद बिल्कुल। पवार आलतू सारे फालतू किसका समर्थन नहीं करते। चढ़ावे के पैसे जो है वो सूफी संतों के पास ही आते हैं। बिल्कुल आते हैं, इसलिए उनको लगता है कि औरंगजेब का मतलब सबसे बड़ी जेब है। लेकिन ये तो बताएं भाऊ
कि चुनाव तो बीएमसी में होने हैं और इनका फ़ोकस जो है वो बेलगाँव और कर्नाटक से झगड़े के ऊपर है, उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये नहीं, नहीं, वो एनसीपी वैसे भी बॉम्बे में बीएमसी में कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है। ये क्या पॉलिटिक्स है? नहीं देखो, क्या होता है जब आपके पास कोई एजेंडा नहीं होता, मुद्दे नहीं होते, तो आप किसी पर भी चिल्लाना शुरू कर देते हो ना, किसी पर भी चिल्लाना शुरू कर देते हो। तो ये बात ये हुई थी, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है बोम्मई, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये गांव है, ये अब वो गांव जो थे, उन गांवों ने हमको पानी नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र में, तो हम कर्नाटक चले जाते हैं, कर्नाटक सरकार हमको पानी देगी। उसलिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किए गए, तो वो प्रस्ताव के रेफरेंस में बोम्मई बोल रहे हैं कि दे दो हमको, हम उनको पानी दे देंगे। तो आप हम इनको 60 साल से पानी क्यों नहीं दे पाए, इसका जवाब पहले शरद पवार ने देना चाहिए। तो ये देखो, ये फॉक्सकॉन ले गए, अभी ये गांव लेकर, अरे ऐसा कोई गांव उठा के ले जा सकता है क्या? यानी फॉक्सकॉन कितने और गाँव। शरद पवार भी बच्चे जैसी बात करते हैं, उसकी हमको शर्म आती है कि कभी ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, हम इनको सबसे जानकार नेता मानते हैं, तो ऐसा कोई गांव उठाकर ले जा सकता है? शरद पवार 4 बार मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं आपने वो जत तहसील है, उस वहां के लोगों को पानी दिया? और दूसरी बात छोड़ दो, ये धुलिया डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव है, उस गांव में लोगों ने ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया कि हमको गुजरात में जाना है। अब ये प्रस्ताव पारित करने वाले एनसीपी के धुलिया के नेता है, शरद पवार उस पर क्यों नहीं बोलते? वो मुंबई 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 लगा के बैठे, क्योंकि इनको दिखाना है कि भाई देखो, मध्य प्रदेश हमारा जमीन लेना चाहता है, गांव लेना चाहता है, कर्नाटक, और यहाँ सब बीजेपी की सत्ताएं है, और यहाँ की बीजेपी की एक नाथ शिंदे की सत्ता उनको गांव देने के लिए राजी हो गई है। ऐसा एक आभास पैदा करने की कोशिश है। बीएमसी बीएमसी से क्या मतलब है? बीएमसी से उनको मालूम है, और इसीलिए आदित्यनाथ जो आ गए मुंबई में, तो मुंबई में कम से कम 30 लाख से ज्यादा उत्तर भारतीय है। आदित्यनाथ यहाँ आकर भाषण करने लगे, तो हमारे मुंबई में जो उत्तर भारतीय है वो बीजेपी को वोट देंगे, इसका डर है। वो उधर कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, उस पर वो गुस्सा नहीं है, क्योंकि उनको भी समझता है कि ऐसी बातें करने से कोई इन्वेस्टर वहां नहीं जाएगा। अगर और ये बात शरद पवार के दाहिने हाथ जो अनिल देशमुख के बाद गृह मंत्री रहे, वो वलसे पाटिल ने बताया, ऐसा कोई लड्डू है कि उठा के दे दिया, भाई जा तू लड्डू लेके जा। जो इन्वेस्टर है वो देखेगा कि भाई हमारे लिए पोषक परिस्थिति वहां उत्तर प्रदेश में है कि नहीं, एयर कनेक्टिविटी है कि नहीं, रोड कनेक्टिविटी है कि नहीं, पानी की सहूलियत मिलेगी कि नहीं, जहां प्लॉट इंडस्ट्री के लिए होगा वहां तक पानी या रास्ता पहुंचता है कि नहीं, वो देखेंगे, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। ये क्या उद्धव ठाकरे है कि इन्वेस्टर का मतलब उद्धव ठाकरे नहीं होता कि भाई मुझे इतना दे दो और ले जाओ हमारे एमएलए, ले जाओ मिनिस्टर बनाओ। इन्वेस्टर का मतलब उद्धव ठाकरे नहीं है। वो देखता है कि डालूंगा तो उसमें से निकलेगा क्या। हाँ, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ और सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वो तुम ले जाओ। इस ढंग से उद्धव ठाकरे सोचते, कोई इन्वेस्टर इस ढंग से नहीं सोचता। लेकिन संजय राउत के लिए उद्धव ठाकरे ही सर्वे सर्वा है। वो जो कुछ मुन्ना भाई वगैरह फिल्म थी ना, मुन्ना भाई गांधीगिरी वगैरह चलता था, हाँ, हाँ, गांधी लगे हाँ, रहो मुन्ना भाई, हाँ, उसमें वो उसका चमचा था ना, वो हाँ। चमचा का मतलब संजय राउत है। अच्छा। वो जो चमचा था उसका नाम सर्किट था, यहाँ सर्किट। सर्किट को संजय राउत बोलते हैं। वो याद है, कुछ गांधीगिरी पर कुछ रेडियो पर सवाल पूछे जाते हैं, वो सब गांधी विचार के प्रोफेसर को पकड़ के लाकर बैठा था और बोलता है इसका जवाब दो, उसका जवाब दो। तो ये प्रोफेसर बोलता है उसमें से, अरे गांधी जी ऐसे नहीं बोले थे। अरे क्यों नहीं बोलेंगे भाई, भाई बोला तो गांधी को भी बोलना पड़ेगा।
तो वो जो सर्किट का कैरेक्टर है वो आप देखिए, समझिए, तो आपको समझेगा कि संजय राउत क्या है। तो शिवसेना की राजनीति सर्किट जैसी हो गई। लगे रहो मुन्ना भाई। बिल्कुल। साथ में भाऊ, बीएमसी के चुनाव में क्या होने वाला है, ये भी थोड़ा बता दे। नहीं, बीएमसी के चुनाव ये तो हार चुके हैं। देखिए, अभी आहिस्ता आहिस्ता कल कल परसों की बात है, नासिक कॉरपोरेशन के बहुत सारे 500 से ज्यादा कार्यकर्ता नासिक सिटी के शिंदे के पास आ गए। 8 वो पहले के पूर्व कारपोरेटर है, पार्षद है, वो भी शिवसेना का एकनाथ शिंदे के पास आ गए। आज हम बात कर रहे हैं, आज की खबर है कि परभणी महापालिका है, वहां के शिवसेना के 30 कारपोरेटर थे पहले, अभी एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा तो ये निकल कर एकनाथ शिंदे के पास चले जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है 2 हफ्तों में ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना 6ठे नंबर पर चली गई, एकनाथ शिंदे तो तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर एनसीपी है, 1 नंबर पर बीजेपी है। तो देखिए, लीडर जो होता है वो हमें अगर चुनकर लाए तो हमें वो लीडर चाहिए। बाला साहब किसी को भी सर पर हाथ रख देते थे तो वो चुनकर आ सकता था। उद्धव ठाकरे सर पर हाथ रखेंगे, आदित्य ठाकरे तो हारना पक्का है, तो कौन जाएगा इनके साथ। आहिस्ता आहिस्ता सब निकल कर आएंगे और आखिरी समय जब आ गया आएगा तब बीएमसी में जो शिवसेना लड़ा सकते हैं, ऐसे एक एक करके कार्यकर्ता सब यहाँ आ जाएंगे। और बीएमसी तो ये ना, इन्होंने पहले से ही हार चुके हैं। भाव सुनते हैं केवल वर्ली की चिंता है पिता पुत्र को। नहीं, वर्ली की चिंता है क्योंकि वर्ली में ये हार जाएंगे, ये उनको आदित्य जीतने से पहले भी मालूम था। इसलिए वहां का जो कारपोरेटर था सुनील शिंदे, जिसने सचिन अहिर एनसीपी का, उसको हराकर 2014 में वो सीट जीती थी, तो दोनों हारने वाला और जीतने वाला दोनों को साथ लेकर आदित्य को खड़ा कर दिया और उन दोनों को एमएलसी बना दिया। यानी आदित्य को एमएलए बनाने के लिए 2014 में हारे हुए जीते हुए दोनों कैंडिडेट को एमएलसी बना के रखा है, सचिन अहिर और सुनील शिंदे को। उसको कल्टीवेट किसने किया, उसकी मशागत किसने की, सुनील शिंदे ने की थी, तो उसको साथ ले लिया। सचिन अहिर हारा था, उसके पहले 2 बार जीता था, एनसीपी में था, उसको भी शिवसेना में ले लिया और उनको दोनों को एमएलसी बना दिया। आदित्य ठाकरे अगर इतना ही बोलते हैं तो बांद्रा से खड़े होते, वहां से क्यों नहीं लड़े जहां मातोश्री है। बिल्कुल सही। वहां का चुनाव तो ये हार गए और कांग्रेस जीत गई। यानी इतनी बुरी स्थिति में भी कांग्रेस ने अगर जीत ली है तो कौन सी जगह जीत ली है, तो जहां मातोश्री है। तो चिंता वर्ली की नहीं, चिंता आदित्य की है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगली बार वर्ली में आदित्य ठाकरे हारेंगे और ये अगर कारपोरेशन के चुनाव में हार गए तो मान लो विधानसभा में भी हारेंगे, शायद लड़ेंगे भी नहीं। वो पिता को बोलेंगे तुम्हारी सीट है विधान परिषद खाली करो, मैं वहां से एमएलसी बनता हूं। तो ये कांग्रेस की जो स्थिति है इस समय, तो ये जो मुसलमान वोट करते रहते हैं, तो ये अगर तीनों मिलके साथ में लड़ेंगे तो क्या ये मुसलमान वोट शिवसेना को भी ट्रांसफर होगा क्या? हाँ, बिल्कुल होगा। आज शिवसेना मुंबई में अगर गारंटीड वोट शिवसेना को कौन सा मिलेगा, तो वो समाजवादी पार्टी, एमआईएम और कांग्रेस एनसीपी को जाने वाले मुस्लिम वोट थे, वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को पक्का मिलेंगे। शिवसेना के ओरिजिनल वोटर आधे से भी ज्यादा इनको नहीं मिलेंगे, लेकिन मुस्लिम वोटर ज्यादातर, मेजॉरिटी मुस्लिम वोटर उद्धव ठाकरे के साथ जाएगा। इसका कारण समझ लो, मुस्लिम वोटर जो है वो कोई पार्टी नहीं मानता।
आज जिसको MIM बोलते हैं, उसके पहले वही वोटर समाजवादी पार्टी के साथ था, उसके पहले वही मुस्लिम लीग के साथ था। जो मुस्लिम लीग के कारपोरेटर थे, MLA थे, वो कांग्रेस में चले गए, समाजवादी पार्टी में 95 में चले गए। ये अबू आजमी तो बाद में MLA बने, लेकिन उसके पहले बशीर पटेल वगैरह जो MLA थे, कारपोरेटर थे, ये सब समाजवादी पार्टी में आने के पहले मुस्लिम लीग में थे। आजकल वो MIM में ट्रांसफर हो गए। तो अब उनसे भी लड़ाकू अगर कोई मुस्लिम के लिए बीजेपी के खिलाफ का सबसे स्ट्रांग नेता कौन है, तो उद्धव ठाकरे। बीजेपी जिसको दुश्मन मानती है, मुस्लिम उसका वोटर होता है। आपको याद होगा कि बंगाल में भी फुरफुरा शरीफ को भी लोगों ने, मुस्लिमों ने वोट नहीं दिए, उनका एक भी MLA नहीं आया, MIM का एक भी MLA नहीं आया, क्योंकि पूरे के पूरे वोट ममता के लिए ट्रांसफर हो गए। यही मुंबई में होगा। मुस्लिम वोटर, ये शिवसेना की ताकत बनेगी अगले BMC के चुनाव के बाद। मुझे अजीब नहीं लगेगा अगर शिवसेना के पास 10 से ज्यादा मुस्लिम कारपोरेटर रहेंगे तो। मतलब कहने का है कि हमने जब लगभग साल भर पहले जब इनकी सरकार थी, उस टाइम पर जब एक पोल किया था, तब इनकी कोई 30-40 सीटें आ रही थी। उस 30-40 में से 10-12 जो है वो मुसलमान रहेंगे। हाँ, बिल्कुल होंगे। देखिए, एक बात होती है, हमें जो चुनाव का हम विश्लेषण करते हैं ना, आप देखिए 2017 में नहीं 2012 में जो यूपी का चुनाव हुआ, उसके बाद 2014 की मोदी लहर आई। उसका कारण हमको 2012 के यूपी के चुनाव में देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को मेजोरिटी मिल गई, लेकिन हमने उसका असली विश्लेषण अगर हम करेंगे, एनालिसिस, तो पहली बार यूपी के 403 जो MLA थे, उसमें 68 मुस्लिम MLA थे, हर सब पार्टी के मिलाकर, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, BSP के। ये सबसे बड़ा आंकड़ा था। और इसकी रिएक्शन हमने 2014 के लोकसभा चुनाव में देखी, जब 80 में से एक भी मुस्लिम MP चुना नहीं गया। वो बड़ी भारी रिएक्शन थी, क्योंकि दंगा फसाद होता है तो ये कुशवाहा है, ये OBC है, ये ST है, ये SC है, ये नहीं देखा जाता। जब मुस्लिम और हिंदू ऐसा कुछ हो जाता है तो सब मुस्लिम इकट्ठा होते हैं, और जो मुस्लिम नहीं होता है उसको हिंदू माना जाता है। ये जब समझ आई 68 MLA का मतलब क्या होता है, उसकी रिएक्शन हम 2014 के चुनाव में देखते हैं। 80 में से एक भी मुस्लिम MP यूपी से नहीं था, उसको मोदी लहर माना गया। ये हमें, और जब SP और BSP इकट्ठा हुए तो मेरा ख्याल है 80 में से 5 MP या 4 MP मुस्लिम बने। देखिए आप, दानिश अली जो कर्नाटक का है, वो यूपी में आकर MP बन गया है। वो JDS में था, वो पैसे लेकर वगैरह मायावती ने उसको टिकट दिया, वो बात छोड़ दो, लेकिन वो भी MP बना। BSP के जो कुछ 10 MP बने, उसमें 4 या 5 अकेले इसके थे, मुस्लिम थे। तो ये हमें समझना चाहिए। तो आज मुस्लिम वोटर पोलराइज होता है, उसका मतलब वो बीजेपी के खिलाफ जो कोई स्ट्रॉन्गेस्ट है उसके साथ जाते हैं। और आज की तारीख में मुंबई में बीजेपी के खिलाफ अगर स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर कोई है तो पवार नहीं है, नवाब मलिक नहीं है, कांग्रेस नहीं है, शिवसेना उबाठा है।